आज की कहानी है गीता श्री की सलमा सितारा जड़ी मेरी साड़ी। सुनिए वैदेही के स्वर में। वह बार बार मुझसे टकरा रही थी। मैं उससे बचने की कोशिश करते हुए भीड़ भाड़ में इधर उधर हो रही थी। जब जब पास से टकराकर निकलती, उसकी साड़ी से कोई चमक फूटती और मेरी आंखें चौंधिया जाती। दिल्ली में भी खूब कशीदाकारी वाली डिज़ाइनर साड़ियाँ पहने देखा है स्त्रियों को। वे चमकती भी हैं, लेकिन किसी को चमकाती नहीं हैं। इतना लहराकर भी नहीं निकलती कि आंखों में सितारे नाचने लगें। इतनी चमचम साड़ी मैंने पहली बार देखी है। सिर पर आंचल और मुंह में पल्लू दबाए वह मेरे आस पास ही मंडराती रही। मैं असहज महसूस करने लगी। दुबली पतली मंझोले कद की एक देहाती किस्म की स्त्री को भला मुझ में क्या दिलचस्पी हो सकती है। मैं अपनी बड़ी बहन के घर आई हूँ, चंपारण के छोटे से कस्बे में, जहाँ मुझे कोई नहीं पहचानता। दीदी के रिश्तेदार भी नहीं। 20 साल बाद यहाँ कदम रखा है मैंने। 20 साल बाद क्यों? इसकी कुछ कथा उपकथाएं हैं जिसके बारे में फ़िलहाल सोचना भी नहीं चाहती। मैं मंडप के किनारे बैठी सोच रही थी, कोई हथ पंखा खाली करे तो चेहरे पर हवा दूं। कई औरतों के हाथों में पंखे थे। पुरुषों की आवाजाही थी, वे भागदौड़ में व्यस्त थे। इसीलिए उनके कंधे पर लाल रंग का गमछा लटक रहा था, जो कई काम करता था। पंखे की तरह हवा भी कर लो और पसीना भी पोंछते रहो। मैं कुछ एक स्त्रियों के हाथों में पंखा देखकर उन्हें हथियाने के बारे में सोचने लगी। कोई पंखा नीचे धरे तो उठा लाऊं, कि तभी अचानक हम हाँक दें पंखा। वह रंग बिरंगा पंखा हाथ में लिए खड़ी थी, धागे से बुना हुआ रंग बिरंगा पंखा। वह पंखे से मेरे चेहरे पर हवा करने लगी। वही स्त्री थी जो पिछले 2 दिन से रोज शाम को गाना गाने आती थी, सबके माथे पर गमकता हुआ तेल लगाती और सिंदूर टीकती, हथेली पर ड्राई फ्रूट के कुछ दाने रखती। मैं यह सब नज़ारा दूर से देखती, कभी उस जमात में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन यह स्त्री छोड़े तब ना। तीसरे दिन की बात है, रोज़ सलमा सितारा वाली साड़ी पहनकर दमकती हुई आ जाती थी। उस दिन तो कुछ ज़्यादा ही करीब आ गई और मैं उसका चेहरा साफ साफ देख पा रही थी। चेहरे पर झाइयाँ पड़ गई थीं और आंखों के नीचे स्याह घेरे। बड़ी बड़ी आंखें सिकुड़ गई थीं और रंगत उतरी हुई थी। बड़ी सी चमचमाती बिंदी जरूर माथे पर दमक रही थी। बाल घने मालूम पड़ते थे। बीच से नहर की तरह निकाली गई मांग में आधी दूर तक लाल चटक सिंदूर भरा हुआ था। कुल मिलाकर वह ग्रामीण औरत का परफेक्ट पैकेज मालूम पड़ रही थी। मैं सोच में पड़ गई कि यह औरत भीड़ भाड़ में सबको छोड़कर मेरे ही पीछे क्यों पड़ गई है। ज़्यादा शालीन भाषा में कहूँ तो मुझ में इसकी इतनी दिलचस्पी क्यों, मैं समझ नहीं पा रही थी। मुझे हमेशा इतनी भरी भरी औरतों से अरुचि रही है। इनका इतना लदा फंदा रहना मेरी नज़र में गंवारपन था, पिछड़ेपन की निशानी। मुझे चिढ़ होती है। इसी से बचने के लिए मैं हमेशा के लिए यह समाज छोड़कर दूर निकल गई थी। वह हाथ पंखा डुलाए जा रही थी। कब उसने मेरा हाथ पकड़ लिया मुझे पता ही नहीं चला। भयानक गर्मी में उसकी चिपचिपी उंगलियां मेरे हाथों में धंसकर मुझे तकलीफ दे रही थी। आप मुझे पहचानती हैं क्या? मैं नहीं पहचानती आपको। कुछ कहना चाहती हैं? मैंने सीधे धनाधन सवाल दाग दिए। कब तक लुका छिपी का खेल खेल चलता रहेगा? मैं अपरिचय को परिचय में बदलकर सहज हो जाना चाहती थी। हम जानते हैं आपको। आप भले नहीं जानती हमको। जानेंगी कैसे? हम गांव के ठहरे, आप दिल्ली वाली। हमको सब पता है आपके बारे में। अभी याद दिलाते हैं आपको। याद कीजिए, कुछ याद आएगा। मैंने कुछ भी याद करने से इनकार कर दिया। गौर से देखिए, कुछ याद आएगा। मैंने देखा, उसके चेहरे पर गुजरे वक्त के गहरे निशान थे। गर्दन पर हल्की झुर्रियां आने लगी थीं
आंखों के नीचे स्याह चांद था। मैंने स्मृतियों पर बहुत जोर देकर देखा, लेकिन पहचान नहीं पा रही थी कि वह कौन थी। मुझे हॉस्टल और कॉलेज के कई पॉपुलर चेहरे याद थे। मामूली चेहरों को मैं भूल चुकी थी। दिमाग में उसकी फाइल सेव हो ही नहीं पा रही थी। मैंने उस स्त्री के सामने अपने हाथ खड़े कर दिए। उसने मानो कुछ खुलासा करने के लिए मुंह खोला ही था कि पीछे से किसी स्त्री की आवाज़ आई, ए जुन्नी के माई, 5 ठोर झूमर गा दीजिए, फिर विधि शुरू करेंगे। वह पंखा वहीं छोड़कर उठी और पंडाल के दूसरी तरफ जहां माइक रखा था वहीं जमकर बैठ गई। गाने की बात सुनते ही उसके शरीर में बिजली की तड़प दिखाई दी। मुझसे मिलने, कुछ कहने की तड़प फीकी पड़ गई थी। उसके पीछे धीरे धीरे गाने वाली औरतें जुटने लगी थीं। कहीं से हंसती हुई मर्दाना आवाज़ आई, शादी ब्याह के घर में इतना सन्नाटा नहीं ना अच्छा लगता है। औरत लोग गाते रहिए, और करना क्या है, लगन में औरत सब पगलाई रहती हैं। पगलाइए, फिर कहाँ मौका मिलेगा। आप लोगों को धूम गज्जर मचाइए। वह औरत शुरू हो चुकी थी, माइक के सामने गा रही थी और उसकी आवाज़ बाहर तक जा रही थी। पूरे मोहल्ले को पता लग जाता है कि ये लगन वाला घर है। लगन वाला घर हमेशा सुरीला रहता है, लजीज व्यंजनों से महकता और अश्लील हंसी मजाक से गूंजता हुआ। वह गा रही थी, सलमा सितारा जड़ी, जड़ी मेरी साड़ी, सलमा सितारा जड़ी। पीछे बैठी औरतें कोरस में गा रही थीं, साड़ियाँ पहनी हम बगिया में गईली, मायाली के मन में बसी, बसी मेरी साड़ी, सलमा सितारा जड़ी साड़ी। पीछे से एक औरत दरोगा जोर से बोली और गाते गाते फिर से हंस पड़ी। मैंने देखा, सलमा सितारा वाली औरत के चेहरे का रंग उड़ गया था। साड़ियाँ पहने हम कोठरी में गईली, पिया जी के मन में बसी, बसी मेरी साड़ी, सलमा सितारे वाली। पीछे बैठी औरतों में चुहल शुरू हो चुकी थी। पीछे से किसी औरत ने कहा, पूरा जमाना से होके कोठरी में गईली, पहले ही काहे न गईली। जोरदार ठहाका लगा। उस औरत ने माइक दूसरी औरत को पकड़ा दिया और स्थिर चित्त बैठी रही थोड़ी देर। धीरे से सलमा सितारा वाली खिसक गई वहां से। थोड़ी देर में वह पानी की बोतल लिए हुए आई और मेरे पास बैठ गई। थोड़ी हताश जान पड़ रही थी। सलमा सितारा का मुंह फूटा, मैं पूजा कुमारी हूँ। पूजा, याद है? आपसे जूनियर थी MDDM कॉलेज में। आप हमको अपने भैया के लिए देखने आई थी देवी मंदिर में। आप हमको कितना दौड़ाई थी, चल के दिखाओ, गा के सुनाओ, हाथ ऊपर उठाओ। और आपकी चाची तो मेरे साड़ी उठाकर पैर चेक की थी। क्या? मैं चौंक गई। ऐसा कांड सिर्फ एक लड़की के साथ थोड़े ना हमने किया था। गिनती याद नहीं, यह तो निरंतर हो रहा था। जाने कितनी लड़कियां देख के छांटी थी हमने, किसी न किसी कारण से छट जाती थी। दिल्ली में नौकरी करने वाले भैया के लिए गोरी, छरारी और थोड़ी बहुत इंग्लिश जानने वाली लड़की की तलाश थी हमें। सांवली लड़की तो हम लोग पहले ही मना कर देते थे। यह तो सांवली थी, हमने कैसे इसको देखा होगा, मुझे याद नहीं आ रहा। आप हैरान हो रही हैं? वह हो करके हंस पड़े। आप लोग तो हमसे बातें ही नहीं की, खाली बकरी की तरह देह को खंगारती रहीं। हमसे बात तो करती। हमको बहुत मन था आगे पढ़ाई करने का दिल्ली में, घर वाले तो भेजते नहीं। सोचे कि किसी दिल्ली वाले लड़के से ब्याह हो जाए। काहे कि हम हमेशा मैथ में टॉप करते थे। आप लोग जब देखने आई थी तब हम BA का एग्ज़ाम ही दिए थे, रिजल्ट नहीं आया था। हम भी आपकी तरह कुछ बन गए होते, सपना ही टूट गया, पढ़ाई घुस गया चूल्हे में। चौका भसा करते हैं, गोबर लिपते हैं, बच्चों के साथ सारा समय चला जाता है। यही जीवन मिला हमें। मैं हैरान होकर उसका मुंह देखे जा रही थी। पूजा कुमारी, वो सांवली सी लड़की, मरियल सी, फोटो में सुंदर दिखी थी। अब तक जितनी लड़कियों के फोटो आए थे उनमें सब स्टूडियो फोटो थे।
फूलों के ऊंचे स्टैंड पर एक तरफ हाथ रखे, दो चोटी किए और मासूम सा चेहरा। एक लड़की का फोटो था जो स्टूडियो का नहीं था। किताब हाथ में लेकर बाग में खड़ी थी। हम लोग हंसे थे फोटो देखकर। देखो कितनी बनती है, जताना चाह रही है कि हम बड़े पढ़ाकू हैं। शादी के लिए कहीं ऐसी तस्वीर देखी है? चाची बोली थी, बड़ी एडवांस लगती है लड़की, हमारे विजय को पढ़ाएगी। मजे मजे में लड़की को देखने के लिए बुलावा भेज दिया गया और वही हुआ जो हमने पहले से तय कर रखा था। सांवली लड़की तो बिल्कुल न चलने की। एक बार माँ का मन डोला था। धीरे से फुसफुसाई थी, लड़की विजय से मैच कर रही है। सोने का चेन पहना देते हैं, फाइनल कर देते हैं। कितनी बार लड़की देखो, छांटो, हमसे ना होगा। सांवली लड़की मिचिर मिचिर आंखें खोलकर हम सबको देख रही थी, जबकि लड़कियां आंखें ही नहीं उठाती थीं शर्म के मारे। चाची कोशिश करती कि आंखों की पुतलियां जरूर देखें, कहीं नीली तो नहीं। लड़कियां जो लाज के मारे गड़ती तो ठुड्डी पकड़ के उठाने से भी आंख न खोलती। लड़की की माँ या भाभी कान में फुसफुसाती, तब कहीं लड़की हौले से पलकें उठाती और डरी सहमी हिरणी की सी आंखें झपक जाती। मगर ये सांवली लड़की तो आंखें खोलकर साहसपूर्वक सबको देख रही थी। मैंने उन आंखों को याद करने की कोशिश की। वे उत्सुक आंखें थीं, कुछ हद तक क्षमा प्रार्थी भी। मुझे अतीत से निकलती हुई आवाज़ फिर आई, आपको कहाँ याद होंगे हम, इतनी लड़की देखी होंगी कि सब गड्डम गड्ड। चलिए नीचे चलते हैं, पीछे बसवाड़ी में ठंडी हवा चल रही है, वहीं बैठते हैं, वहाँ हल्ला गुल्ला भी नहीं होगा। आपसे बहुत बतियाना है हमको, पता नहीं फिर मौका मिले ना मिले। मैं फिर जाड़े के मौसम में, गर्मी में कभी नहीं। आप आ सकती हैं, आपकी बहन का घर है। मेरा पता नहीं कहाँ और कहाँ भाग जाऊं। भाग जाऊं? बोलते हुए उसने एक आंख दबाई, मानो भाग जाने को लेकर कोई रहस्य हो। उसके साथ चलती हुई मैं उसके चेहरे को गौर से देख रही थी। मुझसे जूनियर लड़की जो अब अधेड़ स्त्री में बदल चुकी है, जिसके चेहरे पर वक्त के निशान मौजूद हैं, जिसे वक्त ने असमय बूढ़ा बना दिया है, जो अब भी भागने की बात करती है। युवावस्था में वह जरूर आकर्षक रही होगी। मुझसे छोटी होते हुए भी कितनी उम्र दराज लग रही है। मैं खुद को नहीं देख सकती थी सामने से, लेकिन सामने जो स्त्री थी वो मुझे बूढ़ी लग रही थी। मैंने अपने चेहरे को टटोला। शादी में आने से पहले ब्यूटी पार्लर में पूरा दिन यूं ही नहीं गुजारा था। मैं अपने दमकते और कसे हुए चेहरे, बदन को देख सकती थी उसकी आंखों में। एक बार की हंसी आई। कोई यकीन नहीं करेगा कि यह स्त्री मुझसे एक क्लास जूनियर थी। मन ही मन सोचा, किसी से बताने की क्या ज़रूरत है, कौन पूछ रहा है मुझसे। मैं 2 बार भागी हूँ। हाय, और क्या? वह मुझे घसीटती हुई घर के पिछवाड़े ले गई। घने झुरमुट वाला सघन वन, बहुत ठंडा लगा। बसवाड़ी में बैठने के लिए पेड़ के 2 मोटे तने मोड़े की तरह रखे थे। हमारे लिए यही कुंजवन है। घर के शोर से घबराकर ऐसी ही जगह पर जा बैठती हूँ घंटों। मुझे लगा वह मन पड़ सकती है। क्या हुआ फिर तुम्हारे साथ? पूरा बताओ मुझे। भीड़ से अलग अपनी जूनियर के मुंह से उसकी व्यथा कथा सुनना चाहती थी। उसकी कथा मुझे गिल्ट में डाल रही थी, लेकिन मैं क्या करती? तब मैं खुद छोटी थी और कुछ भी मेरे बस में नहीं था। हम दोनों का परिवेश एक था, अंतर बस इतना कि मैं विद्रोह कर सकी, वह फंस कर रह गई। तुमने अपने घर वालों से विद्रोह क्यों नहीं किया? क्यों चुपचाप उनकी बात मानती रही? तुम इतनी तेज स्टूडेंट थी, कहीं भी नौकरी कर सकती थी, क्या मजबूरी थी? समझौते क्यों किए? शादी मेरे लिए पहला विद्रोह था। मैं जानती थी कि शादी के बाद सारे पहरे हट जाएंगे और एक पहरा बचेगा। उस पहरे से पार पा सकती थी। मायके के सारे पैरों से पार पाना मेरे लिए असंभव था। शादी मेरे लिए मुक्ति का पहला मार्ग था। देखती नहीं क्या, शादीशुदा लड़कियां कितनी आज़ाद हैं,
शादी का ठप्पा लगा नहीं कि मायके की रोक टोक खत्म। इससे अच्छा तो तुम घर से भाग जाती। हम भागे थे 2 बार, अब एक बार और आखिरी बार। बच्चों को छोड़कर, इस उम्र में, किसके साथ, कहाँ? मेरी हंसी छूट गई। क्या औरत है भाई, इस उम्र में भी भागने का हौसला और इरादा रखती है। क्या दर्द है कि उसे टिकने नहीं दे रहा, भगाए जा रहा है। पहली बार किसी ऐसी दर्द कुमारी से मिली थी। मैंने पूजा कुमारी उर्फ दर्द कुमारी से पूछ ही लिया। फिर जिंदगी की परतें खुलती गईं। बांस की गांठों पर सुनहरी रंग की परतें हवा से छिलकर झर रही हों जैसे। मैं बेचैनी से बांस की पतली डालियां अपनी ओर खींचती रही। एक आध बार मुंह में डालकर चबा डाला। कच्चे बांस का स्वाद मुझे कहीं दूर लिए जा रहा था। तनी ताक न बलमुआ हमारे ओरिया। पूजा के दिमाग में हथौड़े की तरह चोट लगी। एक वो है जिसे 4 लड़के वाले अब तक किसी न किसी कारण से छांट चुके हैं। इसी देवी मंदिर में हर बार उसके साथ खेल खेला गया। उसी देवी मंदिर में अघोरिया चौक में पढ़ने में कमज़ोर सहेली रानी का कल्याण हो गया। उसे अमेरिका में सेटल परिवार ने एक ही बार में पसंद कर लिया। कई दिन तक पूजा सदमे में डूबी रही। कई तरह का दर्द उसको घेरे हुए था। छटनी का दर्द, मनचाहा लड़का न मिलने का दर्द और ऊपर से टॉप करने की चिंता। आगे की पढ़ाई पर रोक के साथ घर बैठकर सिर्फ शादी का इंतज़ार नसीब वाला ही हो सकता है। किसी किसी की किस्मत के ताले जंग लगे होते हैं, चाबी से नहीं खुलते, उन्हें तोड़ना पड़ता है या फिर उन्हें झाड़ झंकार के हवाले कर देना पड़ता है। वक्त की बेलें उस पर चढ़ जाया करती हैं। पूजा इसके लिए तैयार न थी कि भाग्य को किसी के सहारे छोड़ा जाए। वह चाहती थी कि उसी लड़की की तरह उसकी किस्मत का ताला खुल जाए, नहीं तो एक दिन खुद ही ताले को तोड़ देगी। एक दिन देवी मंदिर में माथा टेक कर हताश उदास पूजा कुमारी घर पहुंची तो लगन की खबर मिल गई। पातोपुर के धनाढ्य किसान परिवार से रिश्ता आया था। व्रत सफल। पूजा कुमारी ने लड़के के बारे में विस्तार से जानना चाहा तो जो पता चला उसे सुनकर गश खा गई। लड़का मैट्रिक फेल, खेती बाड़ी में निपुण, कई लीची बागान का मालिक। लड़के ने शर्त रखी है, लड़की आगे न पढ़ाई करेगी न नौकरी। पूजा के घर वालों ने झट से हामी भर दी। अब पूजा कुमारी की क्या चलेगी? शादी हो रही थी, यही क्या कम था? गणित की बीए टॉपर लड़की ब्याह कर चली गई फसलों का गणित समझने। मगर चित्त चंचल, कहाँ हार माने। विकल्प की तलाश हमेशा रही। किसी तरह पिंजरे से निकलना था, नौकरी करनी थी, बैंक में पीओ की तैयारी करनी थी। घर गृहस्थी में सारा तेज भस्म हो गया था। पूजा कुमारी मशीन की तरह सब काम करती, लेकिन उसकी आंखें दिगंत में खोई रहती। 2 बच्चों की मां बनने से पहले एक कोशिश हुई जो विफल रही। पातोपुर थाने का दरोगा अक्सर घर आता जाता था। गोरा चिट्टा जवान दरोगा जब मोटरसाइकिल पर धूल उड़ाता आता तो पूजा कुमारी का दिल पुरजा पुरजा हो जाता। उससे बात करने की फिराक में रहती। दरवाजे पर हर समय कोई ना कोई मौजूद रहता। बात करें तो कैसे? दिल पर कटारी चलती रहती। जब चाहत जोर मारे तो मौके भी मिल ही जाते हैं। उस शाम पतिदेव अनाज मंडी खुद ही चले गए थे। दारोगा आशीष रंजन अचानक आए। पूजा कुमारी ने उनकी तरफ एक पुर्जी फेंकी। दारोगा जी ने उठाया, आसपास देखा। चौखट पर झांकती 2 आंखें दिखीं। वो निहाल हो गए। पढ़ के उन पर क्या बीती ज़्यादा नहीं पता, मगर पूजा कुमारी ने वहाँ से भाग निकलने का प्लान बना लिया। दारोगा जी अक्सर वहाँ आने लगे। मौके की ताक में दोनों रहते। पूजा कुमारी को अपनी रिहाई दिखाई देती थी, दारोगा को आकांक्षा रहित एक कामातुर स्त्री। दोनों एक दूसरे के मन से अनभिज्ञ थे। एक बार बाहर वाले बैठक खाने में ही पूजा कुमारी को खींच लिया अपनी ओर। पूजा तड़प कर अलग हुई। पहले शर्त रख दी कि वे उसे यहाँ से बाहर निकालें।
फिर अपनी देह छूने देंगी? शर्त सुनकर दरोगा जी तिलमिला उठे। मन ही मन भद्दी गालियां निकाली, लेकिन उन्हें इस तूफान को बाहों में समेटना था। सो योजना बनाई और एक दिन हल्के अंधेरे में निकल पड़ी पूजा। गांव के आखिरी छोर पर खड़ी खड़ी इंतजार की मूरत बन गई। रात गहराती जा रही थी। दारोगा का कहीं अता पता नहीं। रात को गाछी की तरफ अकेले नहीं जाती थी। उसे भूत प्रेत से इतना डर लगता था। आस पास के भुतहा पेड़ जोर जोर से हिलने लगे तो भागी जान बचा के। पिछवाड़े से घर में घुसी तो दालान में कुछ लोगों की बातें सुनाई देने लगी। उस दारोगा साले का यहाँ आना जाना बंद करो, क्या पता हमारी औरतों को भगा ले जाए। साले ने आज नायका टोला के बिंदेसर बाबू की बहू भगा ली, कल किसकी भगा ले जाए। वो तो मरेगा, नौकरी भी जाएगी। बिंदेसर बाबू छोड़ेंगे नहीं। राजपूत खानदान की इज्जत पर हाथ डालेगा ससुरा, गर्दन रेत देंगे उसका। पूजा कुमारी को जिंदगी में एक बार फिर गहरा धक्का लगा। भागने का प्लान कुछ साल के लिए मुलतवी। अब जरा घर, पति और बच्चों के आगमन पर ध्यान देने लगी थी। जिंदगी के गणित का अभ्यास छूटा नहीं था। एमए में दाखिला ले लिया था पति को पटाकर। कॉलेज कम ही आती जाती। परीक्षा की तैयारी घर पर करती थी। परीक्षा नज़दीक आई तो नोट्स की ज़रूरत पड़ी। पतिदेव से गिड़गिड़ाई कि किसी गणित के प्रोफेसर से थोड़ा बहुत पढ़वा दें। उन्हें जिला टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। सूखी फसल से रूखे सूखे काठ की जड़ पतिदेव का दिल पसीज गया। सोचते थे हम गणित में फेल हुए तो क्या, बच्चा लोगन का गणित तो ठीक रहेगा, ट्यूशन भी नहीं पढ़वाना पड़ेगा, घरे में पढ़ लेगा। पहली बार उनको बीवी के गणित ज्ञान पर अभिमान हुआ। गणित एमए पास टीचर का इंतजाम हुआ। घर वालों की मौजूदगी में पढ़ाई शुरू हुई। सिर पर आंचल रखे अपने स्टूडेंट को देखकर टीचर हंसता मन ही मन। पैसा ज़्यादा मिल रहा था, खाना पीना भी मिल जाता था। स्टूडेंट भी इतनी तेज कि टीचर का दिमाग घूम गया। इसे आखिर पढ़ाए तो क्या, वह समझने की कोशिश कर रहा था। पूजा कुमारी उसे कुछ और ही समझा रही थी। एक बार धोखा खा चुकी थी, सो दोबारा रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इस बार हद से गुजर जाने की तैयारी थी। कॉपी किताब देते लेते पूजा कुमारी की हाथ लिखा पत्र कभी दबा देती या गैस पेपर में पत्र रखकर आगे बढ़ा देती। नोट्स के साथ साथ पत्र लिखे जाने लगे। जाड़ों की शाम पूजा शॉल ओढ़कर आती। टीचर का हाथ शॉल के अंदर खींचकर दबा लेती। वे हाथ अंधेरे में हर चीज़ से खेलने लगते थे। पूजा पढ़ाई के आनंद में डूब जाती। टीचर शुरू शुरू में अकबका जाता तो पूजा की आंखों में झांकता। वहाँ इतने अरमान मचलते थे कि किसी एक को पकड़ पाना संभव नहीं था। 4-6 महीने में वह समझ गए। समझते समझते दिल में जगह दी जा चुकी थी। एक दिन टीचर जी आए गाड़ी से पढ़ाने। रोज तो मोटरसाइकिल से आते थे। एक दिन पर्दा लगी सफ़ेद एम्बेसडर लेकर आ गए। सब कुछ पहले से तय था। सब अपने काम में लगे थे और पूजा कुमारी ने पर्स उठाकर कुछ गहने रुपए रखे और घर से निकल गई। कार उन्हें लेकर गांव से बाहर। पूजा बहुत खुश। आज़ादी मिल गई थी। वह कहीं भी जा सकती थी। उसने मुजफ्फरपुर पहुंचते ही टीचर जी को नमस्ते कहा और कुछ पैसे देकर विदा ली। टीचर भौचक्का बुक्का फाड़कर रो पड़ा। आपने मेरा इस्तेमाल किया, मेरा जीवन बर्बाद। आपके घर वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं भी आपके साथ दिल्ली चलता हूँ। दोनों मिलकर वहाँ नई जिंदगी शुरू करेंगे। पूजा कुमारी ने उनके पैर पकड़ लिए, अपने सपनों की दुहाई दी, पूरा जीवन खोल कर रख दिया। टीचर को दया आई। उसने रात भर रुकने का इंतजाम कर दिया। सुबह वाली ट्रेन पकड़कर वह दिल्ली कूच करने वाली थी। मुजफ्फरपुर स्टेशन पर वैशाली एक्सप्रेस लगी हुई थी। पूजा हमेशा के लिए पुरानी जिंदगी से आज़ाद हो रही थी। अपने शहर को आंख भर देखा, आंखें छलछला आईं। बिना किसी सामान के वह ट्रेन में चढ़ने ही जा रही थी। टीचर दूर खड़ा बेबस नजर आ रहा था। उसकी आंखों में क्या था पूजा भांप न सकी।
बोगी के अंदर अपनी सीट ढूंढती हुई जब पहुंची तो एक बार फिर गश खाकर गिर गई। किस्मत ने दूसरी बार धोखा दिया था। साक्षात पतिदेव सीट पर बैठे थे, साथ में पूजा कुमारी के मामा। दिलजले आशिक टीचर का कहर इस तरह टूट पड़ा था। जिंदगी फिर वहीं गांव के उस घर में लौट आई। पहले से बदतर कैद खाने में 10 साल कटे। जब बच्चे बड़े हुए तो उनकी पढ़ाई के लिए मुजफ्फरपुर की जगह मोतिहारी का चयन किया गया। पूरा मोहल्ला जान पहचान वालों का था। पतिदेव गांव से आना जाना करते थे। पूजा बच्चों में रम गई थी और गणित भूल चुकी थी। पूजा कुमारी की कहानी संक्षेप में सुनकर मुझे लगा वो पहले पर्दे पर कोई फिल्म चल रही थी। उसका शो खत्म हुआ। मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। क्या अब भी भागने का हौसला बाकी है आप में? मेरे मुंह से इतना ही निकला। उस दिन आप लोग हमको पसंद कर लेती तो भागने की नौबत बार बार ना आती। हम सेट हो गए रहते। हम क्या इतने बदसूरत थे? आपके भाई के लायक नहीं थे? हमने आपके भाई को देखा था, वे तो हमसे कमतर लगे, फिर क्यों हमको छांटा? तो हम कसूरवार? आप जैसी औरतें और ये पूरा समाज। जाने कितनी लड़कियां भेड़ बकरियों की तरह ब्याह दी गईं, उनसे पूछा तक न गया। कितनी छांट दी गईं, कितनों के अरमान मिट्टी में मिल गए। कितनी सुंदर लड़कियां कैसे कैसे बदसूरत लड़कों से ब्याह दी गईं, आपको अंदाजा है कुछ? आप जैसी औरतों ने ही छांटा है लड़कियों को। अब किस चीज़ की तलाश है आपको? क्यों कर रही हैं ये सब? क्यों खतरा मोल ले रही हैं? मैडम, आप किताब पढ़ी हैं, हम जिंदगी पढ़े हैं। हम पनिया जहाज हैं, तूफान में घिरे हुए हैं। हमको मौसम का नहीं पता, बस पार उतरना है इन्हीं लहरों के भरोसे। पूजा कुमारी उर्फ पूजा देवी झिलमिलाती हुई उठी। आंखों में दर्द की जलन थी और वह रो रही थी। मेरी स्मृतियों में सजा की मिथकीय छवियां थीं। मुझे सूली पर लटकाया जा रहा था, खौलते तेल की कढ़ाई में पटका जा रहा था, अंधे कुएं में धकेला जा रहा था। मैं तड़प रही थी, लेकिन उस असहनीय स्थिति में भी मैं खूब चालाक और चपल थी। मैंने सजा पाते वक्त छठ पूजा कुमारी का भेष बदल लिया था और अब वही दिख रही थी मेरे बदले, मचलती तड़पती। मेरे कानों में लहरों का शोर बढ़ने लगा था। मैंने थरथराते हुए हाथ बढ़ाया। जहाज डूब चुका था। मेरे हाथों में कांपते हुए मस्तूलों के टुकड़े थे। आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।